मैं साहित्याचार्य हबीब खान, हिंदी। आज अपना विषय है छायावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ। छायावादी कविता दो महायुद्धों के बीच की कविता है। एक महायुद्ध की समाप्ति और दूसरे का आरंभ है। इस बीच में जिस कविता का सृजन हुआ उसमें छायावादी रूप है। इस युग की कविता में अनेक प्रवृत्तियाँ पाई जाती है जिसका हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है प्रकृति सौंदर्य का मानवीकरण। मानव के आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन छायावाद की प्रकृति के माध्यम से हुआ, अतः प्राकृतिक सौंदर्य को विशेष महत्व मिला। यह महादेवी वर्मा के शब्द स्मरणीय है कि छायावाद की प्रकृति घटकूप आदि से भरे जल की एक रूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गई है। अतः अब मनुष्य के अश्रु, मेघ के जलकण और पृथ्वी के ओस बिंदुओं का एक ही कारण, एक ही मूल्य हो गया है। छायावादी कवि ने प्रकृति के नाना रूपों का अपनी अंतरात्मा की खोज में इन सौंदर्य को निकाला है। प्रसाद जी में हमें प्राकृतिक पदार्थों के मानवीकरण के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे कामायनी में उषा का चित्रण है। लहर एक कविता है, उसमें उषा का अंबर के पनघट बढ़ती हुई तारों के घट से डूबती हुई नागरी रूपसी के रूप में चित्रित किया है। निराला ने संध्या सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। महादेवी वर्मा ने प्रकृति को चेतनता के आरोप के साथ में बसंत रजनी को क्षिति से बुलाती हुई नारी के रूप में चित्रित किया है। दूसरा है नारी सौंदर्य की नैसर्गिकता। छायावादी सौंदर्य की प्रकृति का रूप नारी सौंदर्य को देखने के मिलता है। नारी कविता में नारी के सूक्ष्म सौंदर्य की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में की गई है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूलि में कौतूहल तुम आए। तीसरी विशेषता है मानवीय दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण। छायावादी कवियों में रविंद्र और अरविंद की कविताओं में मानववादी दृष्टि का विकास हुआ है। ये मानवतावादी अनेक रूपों में व्यक्त हुआ, जैसे नारी के प्रति उच्च भावना, श्रृंगार का नारी का रूप विकृत हो चुका था अतः विलास के प्रसाधन बन गई थी। नारी कवियों ने एक नवीन मानवतावादी दृष्टि के साथ नारी पर विचार किया। निराला में शोषित वर्ग के प्रति गहरी संवेदना है। कृषकों की दशा को देख करके बादल रागा उठते हैं। चौथा है जीवन के बदलते मूल्यों की अभिव्यक्ति। छायावादी कवियों में प्राचीन जीवन मूल्यों के प्रति विद्रोह की भावना है। छायावाद में थोथी नैतिकता, रूढ़ि और परंपरा और सामंती संस्कृति और मानदंडों का घोर विरोध हुआ है। शंभुनाथ सिंह ने भी लिखा है कि इस युग में धर्म का प्रभुत्व बहुत कुछ हट गया और उसकी जगह आध्यात्मिकता और दार्शनिकता ने ले ली, और छायावादी कवियों ने भारतीय जीवन दर्शन और भक्तिकालीन काव्य का प्रभाव ग्रहण किया। पांचवी मुख्य इसकी जो व्यवस्था है वो रहस्यवादी भावना के साथ में जोड़ करके देखा गया है। रहस्यवादी भावना जीवन के बदलते मूल्यों के साथ इसकी अभिव्यक्ति हुई है। छायावादी कवियों में प्राचीन जीवन मूल्यों के प्रति विद्रोह की भावना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इन कवियों में मानवीय आचारों, क्रियाओं, चेष्टाओं और विश्वासों के बदलते और मूल्यों का अंगीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें सामंती प्रवृत्तियों का लोप है। व्यक्तिवाद और व्यक्ति स्वतंत्रता के आदर्श की स्थापना है। बुद्धि के विरुद्ध हृदय और स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। सामाजिक यथार्थवाद और प्रगति का प्रारंभ है। छठा पॉइंट, यदि हम इसको माने तो ये है तत्व चिंतन। तत्व चिंतन के रूप में यदि इसको देखा जाए तो छायावादी कविता में तत्व चिंतन की एक विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें अद्वैत दर्शन, योग दर्शन, विशिष्ट अद्वैतवाद, पुनर्जन्म का कर्मफल, आनंदवाद, सामाजिक यथार्थवाद आदि के दर्शन होते हैं। सातवीं विशेषता है वेदना की युगानुरूप विवृत्ति। छायावादी कवियों में वेदना रूपी विविध प्रकार से मिलती है। ये अनंत वेदना के रूप में, करुणा के रूप में, कहीं निराशा के रूप में भी पाई जाती है। इस प्रकार वेदना का युगानुरूप विवृत्ति भी इसमें दर्शित हुई है। इसके बाद आठवां यदि अपन पॉइंट माने तो आठवां इसका पॉइंट है विज्ञान का प्रभाव। आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रगति वैज्ञानिक आविष्कारों में देखी जा सकती है।
वैज्ञानिक युग में बौद्धिक प्रक्रिया का प्रदान हुआ, जिसमें वैज्ञानिक संस्कृति का विकास हुआ। बिखरी हुई शक्ति के कणों का संयोजन करके मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की। इसी से विश्व की दुर्बलता बल में परिणित हुई और मानव संस्कृति की चेतना का इतिहास सुंदर होने की भावना के साथ प्रसाद जी ने कामायनी में शक्ति के संचार का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। मानवता की विजय की कामना की है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजय ने मानवता हो जाए। इस प्रकार ये भावना उनके साहित्य के अंदर झलकी है। श्रृंगारिकता का विरोध। श्रृंगारिकता के विरोध में छायावादी काव्य विशुद्ध और सौंदर्यवादी और प्रेमवादी काव्य है। इसमें कहीं न कहीं अश्लीलता की भावना का भी कवियों के अंदर आई है, जिसका कई जगह चित्रण देखने के लिए मिलता है। दूसरी ओर अंचल वचन कहीं कहीं घोर ऐन्द्रिकता और अश्लीलता का वर्णन, जैसे प्रिय अभी मधुराधर चुंबन, गात गात गूंथे आलिंगन, सुने अभी अभिलाषी अंतर मृदुल, उरुजों का मृदु कंपन। इस प्रकार के जो श्रृंगारिक वर्णन है वो भी साहित्य के अंदर मिलता है। इसके अलावा व्यक्तिक चिंतन की अनुभूति और आत्मा अभिव्यंजन। द्वैत युग में इतिवर्तात्मकता थी, इसमें विषय की प्रधानता थी, इसलिए स्थूल दर्शन भी था। छायावादी कविता में सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की स्थापना हुई। कविता कवि ने अपने राग विराग को लेकर के चलने लगी। आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रृंगार काल में कवियों ने सबसे अधिक दोष रूढ़ियों और गोरखधंधे में पढ़कर के व्यक्तित्व को खो देना था। छायावादी उपयोगितावाद का खंडन करके भावुकता की स्थापना करता है। आगे हम इसकी प्रमुख विशेषता देखें। गीत और प्रकृति मुक्तक। व्यक्तिकता और अभिव्यंजन के कारण छायावादी कविता में गीति तत्व का विकास हुआ। महादेवी जी ने गीत की परिभाषा इस प्रकार की कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था, विशेष रूप से गिने चुने शब्दों में स्वर की साधना, उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत यदि दूसरे का इतिहास न कह करके व्यक्ति सुख दुख ध्वनित कर सके तो उसकी मार्मिकता विस्मय के साथ बन जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मीरा के हृदय में बैठी हुई नारी और वीरणी के लिए भावातिरिक्त सहज प्राप्त होता है। आगे महादेवी जी ने छायावादी कविता के बारे में बहुत कुछ आधार बना करके गीत लिखे हैं। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने छायावादी गीति काव्य को काव्य के रूप में और उनके भावपक्ष को विशेषताओं को विशेष महत्व दिया है। इस प्रकार हम मुख्य रूप से प्रतीकात्मक शैली और अलंकार योजना का भी इसमें रूप मिलता है। जैसे धूल की डेरी में अनजान छिपे हैं मनुष्य, मधुमय गान, मरण पीड़ा के हास, कौन तुम अतुल, अरूप अनाम। इस प्रकार का जो साहित्य है उसमें प्रतीकात्मक शैली और अलंकार योजना का भी इसमें विकास हुआ है। इस प्रकार ये अपना चैप्टर है अभी संपन्न होता है। धन्यवाद।